एक चेहरे ने हसीन सताया है इस कदर, हम शायरी को छोड़ वकालत में आ गए। तो उस सफर की यादें थोड़ा सा आप बताइए। वो जब ईश्वर चाहेंगे तभी आप जो है एक पंक्ति जो है लिख सकते हैं। कि आप तो हर विषय पे गीत लिखने के लिए जाने जाते हैं, तो अगर आपने बनारस को समझ लिया तो आप ये समझ लीजिए आपने साक्षात जो है भगवान शिव को समझ लिया। लेकिन उससे प्रभावित होकर कविता लिखना शुरू किया होगी। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। तो शुरुआत में जो ऐसी कोई कविता आपकी स्मृति में हो जो आपने उस समय लिखी थी और दीवाना बना मैं दीवाना, आप एक सफल उद्योगपति में जा रहा है और 50 लाख भी जो है लेने वाले लोग जो है इस सारे सम्मेलन जगत में यहाँ मुलाकात मौजूद है। तो मैंने पूछा था कि कविता क्या है, तो आपने कहा था कि इस देश में 25 करोड़ कवि हैं, तो जो फुल टाइम जो है कविता कर रहे हैं अब तो बहुत अच्छी पेमेंट मिलने लगी है, क्योंकि ये डिजिटल दौर है, यहाँ तो सब पकड़ना शायद मुझे लगता है कि राजनीति में उतनी राजनीति नहीं बची होगी जितनी इस समय कविता में राजनीति है। हर गरीब को आवाज दे रहे हैं, मेरे राम को भी एक आवाज दे। नजर से सब दिखाई दे रहा है फिर मगर फिर भी सफाई दे रहा है, और जहर है दे रहा वो शख्स मुझको, भरम में हूँ दवाई दे रहा है। एक तू है कि शोहरत की हवस ही नहीं जाती, एक हम हैं हर शोर से उकताए हुए हैं, ये जो नए ख्वाब तेरे आंखों में आए हैं ये हमारी आंखों के ठुकराए हुए हैं। कुछ इस मिजाज के व्यक्तित्व। देश की अगर बात करते हैं तो ज़रूरी है कि हमें भावनाओं से जुड़ना पड़ता है, और वहाँ पर साहित्य, संगीत, कला, जैसा कि हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों में लिखा गया है, साहित्य बहुत बड़ी चीज़ है। साहित्य से भाव पैदा होता है। जब हम भाव की बात करते हैं तो गीतों में आते हैं, और जब गीतों की बात होती है तो इस देश में आज से लगभग 10 वर्ष पहले गीतों के युवराज के नाम से जाने जाने वाले कवि दुर्गेश दुबे जी, जो अचानक इन दिनों गायब हो गए, और बहुत ही मशक्कत करने के बाद वॉइस ऑफ परिवर्तन की टीम को ये मिले, तो हमने कोशिश की कि इनसे बात की जाए, इनका पॉडकास्ट किया जाए, और सौभाग्य से हमें अवसर प्राप्त हुआ। तो मेरा पहला प्रश्न मैं वॉइस ऑफ परिवर्तन की टीम से सम्मान के रूप में और अदब के साथ स्वागत करता हूं भाई साहब का, और उसके साथ ही मैं पहला प्रश्न इसी के साथ, चूँकि इंट्रोडक्शन के साथ ही जोड़ देता हूं कि आज तक कहाँ थे और क्या कर रहे थे। बहुत बहुत आभार दीपक जी, और मैं वॉइस ऑफ परिवर्तन के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं, और बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका कि आपने ये जो कहा कि इतने वर्षों तक कहाँ थे। तो कवि या शायर जो होता है अब वो गुमनामी में ही जो है वो ज़्यादातर जो है वो जीना पसंद करता है, क्योंकि कविता लिखने के लिए एकांत बहुत आवश्यक होता है, और वो एकांत लोगों का ही नहीं अपना भी एकांत जो है बहुत ज़रूरी होता है जी। तो बस यही समझ लीजिए कि उसी सफ़र में था कि जहाँ पर अच्छी चीज़ें जो है लिखी जा सके, और जो दिल में जो कुछ भी उठ रहा है, जो कुछ भी आ रहा है दिल में, वो सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में लाने के लिए बस थोड़ी सी जो है दूरी बना ली थी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ कि आप वॉइस ऑफ परिवर्तन आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सर। तो मैं कह रहा था कि आप कहाँ थे, तो मैं चाहता हूँ कि चूँकि गीतकार आप युवा हृदय सम्राट उस दौर पर जाने जाते हैं, तमाम लोगों को मंच में पहुँचाने का श्रेय, और यहाँ तक कि वॉइस ऑफ परिवर्तन की टीम को भी आपका मार्गदर्शन शुरुआती दौर से लगभग 10 वर्षों के इस सफ़र में आपका मार्गदर्शन मिला है। मैं चाहूँगा कि पंक्तियों के माध्यम से आप बताइए कि किस प्रोफेशन में थे, पैशन और प्रोफेशन के बीच में कुछ कविता के माध्यम से अगर आप कहेंगे तो बड़ा सौभाग्य होगा हमारा। जी दीपक जी, इस समय तो मैं जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में जो है वकालत कर रहा हूँ जी। और कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि शायरी जो है वो दिल का मामला है जी। और वकालत जो है वो दिमाग का मामला है। जी। तो एक कवि, एक शायर के लिए जो है शायरी से वकालत में आ जाना, मैंने कभी 4 पंक्तियां कही, मत पूछिए कि कैसे किस हालत में आ गए, मत पूछिए कि कैसे किस हालत में आ गए, बस इतना समझ लीजिए गफलत में आ गए। क्या बात है। और एक चेहरे ने हसीन सताया है इस कदर, एक चेहरे ने हसीन सताया है इस कदर, हम शायरी को छोड़ वकालत में आ गए। क्या बात। तो आजकल जो है वकालत चल रही है, और फिर शायरी जो है आप लोग जो है आप जैसे प्रशंसकों की वजह से शायरी भी कर रहे हैं और लोगों को सुना रहे हैं। ये सौभाग्य की बात है इतने संतुलन के साथ, और जैसा आपने बताया कि
प्रोफ़ेशन और उसके साथ-साथ पैशन। जी। और इसके बीच में आपने बताया कि साहित्य एक साधना है, उसके लिए व्यक्ति को गहन अध्ययन के साथ-साथ चिंतन की आवश्यकता होती जी। है और जिसके लिए आपने समय बखूबी निकाला भी है और दोनों कामों में बड़ा संतुलन निभाया है। मैं चाहता हूँ कि पहले बनारस की गलियों से होते हुए जी। हम देश तक पहुँचे, हुँ। टीवी चैनलों में, बड़े-बड़े मंचों में गए, तमाम लोगों को मंच दिए। तो उस सफ़र की यादें थोड़ा-सा आप बताइए? देखिए दीपक जी, वो सफ़र तो जो है, अब तो जब उस सफ़र को जो है सोचने जाता हूँ तो बहुत लंबा सफ़र है। जिस तरीके से आज आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, जी। तो ये तो बहुत मेहरबानी है उस ऊपर वाले की। और मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे कुनबे के बड़े कवि हुए हैं नीरज जी, गोपाल जी। दास सक्सेना नीरज जी। उन्होंने कभी कहा था कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि कभी होना होना सौभाग्य। सौभाग्य। जी। तो ये सौभाग्य जो है ये ईश्वर के कारण जो है आपको मिला है। जी। तो अगर कोई ये कहता है कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ या मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि एक सरासर जो है गलत है। क्योंकि आदमी को या किसी भी व्यक्ति को गीत कैसे गाते हैं, वो तो सिखाया जा सकता है। जी। लेकिन गीत कैसे लिखा जाता है, जी। वो जब ईश्वर चाहेंगे, तभी आप जो है एक पंक्ति जो है लिख सकते हैं। जी। तो मैंने कभी 4 पंक्तियाँ कही थी कि तान सुन जिस मुरली की मीरा दीवानी हो गई, वाह! तान सुन जिस मुरली की राधा दीवानी हो गई, तान सुन जिस मुरली की राधा दीवानी हो गई, विष का प्याला पी लिया मीरा कहानी हो गई। अब उसी आराध्य के मैं गीत हूँ लिखने लगा, मैं उसी आराध्य के अब गीत हूँ लिखने लगा, मुझ पे जाने किस घटा की मेहरबानी हो गई, क्या बात! मुझ पे जाने किस घटा की मेहरबानी हो गई। तो ये सब जो है उनकी मेहरबानी है, जी। जिसकी वजह से ये लिखना पढ़ना और आप जैसे प्रशंसकों की वजह से जो ये सारी चीज़ें जो है वो चल पा रही हैं। हुँ। बनारस के बारे में चूँकि बनारस तो दिव्य धाम है और हर किसी व्यक्ति के मन में एक इच्छा होती है कि वो बनारस की गलियों में घूमे, वहाँ के महात्म्य को जाने, वहाँ जो माँ गंगा की धार है, उस धार में कान लगाकर अपने अस्तित्व को सुनने का प्रयास करे। मैं चाहता हूँ कि बनारस की गलियों के लिए चूँकि आप तो हर विषय पे गीत लिखने के लिए जाने जाते हैं, तो जी। कुछ सुनाइएगा? जी देखिए, बनारस तो जो है अपने आप में एक बहुत अद्भुत शहर है और सिर्फ़ इस देश का नहीं, बल्कि अगर हम ये कहें कि पूरे विश्व का अगर जो है गौरव है, पूरे विश्व में बनारस की जो है अपनी एक अलग पहचान है। जी। और पुराणों में भी जिसका वर्णन किया गया है जी। और है कि जब पूरी दुनिया में प्रलय आ जाएगी और पूरी दुनिया जब खत्म हो जाएगी, जी। तब भी काशी बस वो क्षेत्र है कि जी। जो हमेशा जैसे है वैसे जो है सुरक्षित रहेगा। जी। और मोक्ष नगरी जिसको कहा जाता है जी। कि जहाँ पर मृत्यु एकमात्र ऐसा शहर बनारस है जहाँ पर और बाकी जो आप चाहे शहर कहें, चाहे देश कहें, आप हर जगह देखेंगे कि मृत्यु लोगों के लिए शोक का विषय है। लेकिन जी। बनारस एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर मृत्यु जो है वो महोत्सव है, वो महोत्सव है। उत्सव है। जी। और जब बनारस की हो बात और शंकर जी की बात हो, तो मैंने कभी 4 पंक्तियाँ जो है शिव जी पर कही थी जी। कि एकमात्र बहुत सारे देवता हैं और बहुत सारे लोगों के इष्ट हैं, आराध्य हैं। जी। लेकिन शिव जी जो है सबसे अलग क्यों है? मैंने कभी 4 पंक्तियाँ कहा था कि देखते अच्छा बुरा ना है, सभी को तारते। क्या बात! देखते अच्छा बुरा ना है, सभी को तारते, कोई भी धारे जिसे ना वो उसे भी धारते। और मत परेशान हो कि दुनिया है नहीं स्वीकारती, मत परेशान हो कि दुनिया है नहीं स्वीकारती, जिसको स्वीकारे न कोई शिव उसे स्वीकारते, क्या बात है! जिसको स्वीकारे न कोई
शिव उसे स्वीकारते। तो चाहे शिव कह ले, चाहे बनारस कह ले, बनारस का अर्थ ही शिव हो गया और शिव का अर्थ ही जो है बनारस हो गया। तो अगर आपको भगवान शिव शंभू की अगर उदारता को समझना है, उनकी कृपा को समझना है, उनकी मस्ती को समझना है, उनके आनंद को समझना है, तो अगर आपने बनारस को समझ लिया तो समझ लिया, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने साक्षात जो है भगवान शिव को समझ लिया। तो बनारस तो अपने आप में एक अद्भुत शहर है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि अगर आप घंटों चर्चा करेंगे तो भी वो घंटों शायद जो है कम पड़ जाएंगे आपके लिए। जी भैया, इतनी अच्छी कविताएं आप सुनाते हैं, गीत कहते हैं, गजल कहते हैं। जी छंदात्मक आपका रवैया जब होता है तो उसमें भी एक अलग हुनर दिखता है। पूरे देश में आप जाते हैं, इतने वर्षों से, लगभग एक दशक से अधिक समय आपने साहित्य की सेवा की है। मैं चाहता हूँ कि ये प्रेरणा कैसे मिली, ये साहित्य की तरफ रुझान कैसे गया, और इसके बारे में थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँ? देखिए, मैंने जैसे शुरुआती दौर की ही चर्चा में मैंने बताया था कि कविता जो है ये प्राकृतिक आपको जो है ईश्वरी देन है ये आपके अंदर नैसर्गिक आती है। मैंने बताया था कि गीत आप किस तरीके से गाया जाता है वो आप किसी को सिखा सकते हैं, लेकिन कविता जो बड़ा कोमल हृदय का होता है, जो साफ दिल का होता है, ईश्वर जो है उसे अपने आप ही दे देता है। और कविता आज की तारीख में कहा जाए तो कविता को लोगों ने जो है, आज के हमारे कवियों ने मनोरंजन का विषय बना दिया है। लेकिन कविता मनोरंजन से कहीं ज्यादा लोक रंजन का विषय है, लोक कल्याण का विषय है। और अगर हम आज से ही नहीं, आप आज के पहले भी जो चाहे भक्ति काल रहा हो, चाहे रीति काल रहा हो, आप जो है उन कवियों को उठा करके देख लीजिए, तो कवि का क्या महत्व होता है, कविता का क्या महत्व होता है। आप चाहे तुलसीदास जी को पढ़ेंगे, या आप कबीर जी को पढ़ेंगे, या आप सूरदास जी को पढ़ेंगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कविता किस तरीके से लोक कल्याण कर सकती है। और वो लोक कल्याण तब भी करती आई थी, आज भी कर रही है, और आगे भी जो है करती आएगी। कविता के नाम पर जो सारी चीजें चल रही हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा कविता का जो पाठक कह सकते हैं, या दर्शक कह सकते हैं, श्रोता कह सकते हैं, उनके मन में थोड़ी सी खिन्नता आई है। लेकिन आप ये जानिए वो खिन्नता कविता की वजह से नहीं आई है। कविता जैसा जो लोग देख रहे हैं और वो उसे जो है स्वीकार नहीं रहे, इस वजह से लोगों को कविता से थोड़ी सी जो है लोगों ने दूरी बनाकर रखी है। लेकिन कविता हमेशा शाश्वत थी, कविता हमेशा शाश्वत रहेगी। जी मैं चाहता हूँ कि शुरुआत कैसे हुई और कौन प्रेरणा स्रोत रहे, किन से प्रभावित होकर कविता लिखना शुरू किया? जी, ये एक बड़ा अच्छा जो है आपने सवाल पूछा। और मुझे याद आता है कि मैं 9वीं क्लास में उस समय पढ़ाई करता था, और 9वीं क्लास में पढ़ाई के दौरान में जो है हमारे बड़े भाई जो है इस समय जो है अहमदाबाद में जो है केमिस्ट हैं, अच्छे पद पे हैं। वो एक दिन जो है एक कविता सुन रहे थे, और वो कविता पूरी देश जो है पूरे देश ने जो है सुनी होगी। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। डॉक्टर कुमार डॉक्टर कुमार विश्वास जी की जो है वो कविता सुन रहे थे, तो उन्होंने मुझे सुनाई कि देखो जो है कितनी प्यारी कविता है। तो इसके पहले हम लोगों ने जो किताबों में पढ़ी थी, तो वो किताबों वाली कविताएं कुछ अलग थी, और ये कविताएं जो है ये कुछ अलग सी लगी। तो उनको सुनने के बाद में ये लगा कि ये इस तरीके की चीजें तो हम भी लिखते हैं। क्या बात। तो उस दिन जाकर के पता चला कि अच्छा, मतलब जो हम लिखते हैं हम भी कविता लिखते हैं। फिर डॉक्टर कुमार विश्वास जी को जो है सुना गया, और उनके माध्यम से दूसरे जो है कवियों को, उस समय यूट्यूब वगैरह जो है आ गया था। ये सन कौन से सन की बात है? ये 2007-8 की बात है। हाँ, 7-8 के समय की बात है। तो 2005 में आ गया। हाँ, तो उसी समय जो है फिर लोगों को सर्च किया गया, सुना गया, और फिर उनको सुनने के बाद में लगा कि अच्छा, हम भी जो लिखते हैं वो भी जो है कविता है, और इसे कविता जो है कहा जा सकता है। तो शुरुआत जो है वो वहीं से हुई। क्या बात है। तो मैं चाहता हूँ कि शुरुआत में जो ऐसी कोई कविता आपकी स्मृति में हो जो आपने उस समय लिखी थी और लोगों को बाद में बहुत पसंद आई, तो उस कविता के बारे में, और उस कविता को हम चाहते हैं, हमारे दर्शक भी चाहते हैं, और अभी यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं सब चाहते हैं कि वो सुने। हाँ, मैं आपको सुनाता हूँ। दरअसल
वो सफ़र ऐसा रहा है कि जैसा आपने बताया कि 1 दशक जो है उन दिनों को जो है बीत गए हैं। लेकिन आज भी याद है कि मेरे जो कविता के सफ़र की शुरुआत हुई थी जी, भारत का बहुत ही पॉपुलर चैनल है सब टीवी। जी, सब टीवी पे एक प्रोग्राम आता था वाह वाह क्या बात है। क्या बात है! शैलेश लोढ़ा जी जी, जो देश के बड़े कवि हैं, वो उसका संचालन करते थे। जी, मैंने पहली बार वो इतने बड़े मंच पर जो है कविता पढ़ी थी और मेरी जी। शुरुआत ही लगभग वहीं से हुई थी। ये कहा जी, जाए कि कविता की पूरे देश में प्रसिद्ध होने की जी हाँ, वहीं से एक जो सही शुरुआत जो कही जाएगी वहीं से हुई थी। जी, तो उस समय मैंने एक जो है गीत जो है उस समय हुआ था, उस जी। गीत को मैंने पढ़ा था, वो गीत आपके जो है दर्शकों को सुनाता हूँ। मेरा स्वागत आज है। भी अब समय के अकॉर्डिंग जो है वो गीत तो मैं पढ़ता नहीं हूँ जी। सिचुएशन के क्योंकि अब तो बहुत सारी चीज़ें लिखी जा मैं अपनी चुकी जड़ें हैं। तक जाना हाँ, ज़रूरी हाँ, है जी, इसलिए लिखी जा चुकी हैं लेकिन वो मैं गीत पढ़ता हूँ। मेरा पहला गीत था और प्रेम का ही गीत चूँकि प्रेम का जी, कवि हूँ, जी, तो प्रेम का ही गीत था, वो सुनाता हूँ आपको। कि दीवाना बना मैं दीवाना, दीवाना बना मैं दीवाना। क्या बात वो पहली नज़र में नज़र का मिलाना, वो पहली नज़र में नज़र का मिलाना, तेरा मुस्कुरा के वो पल के झुकाना, मेरे पूछने पर तेरा कुछ ना कहना, मेरे पूछने पर तेरा कुछ ना कहना, मुझे भा गया तेरा खामोश रहना, क्या बात मेरे मन में चाहत के सपने सजाना, मेरी नजरों से तेरा खुद को छुपाना, होठों से दुपट्टा दबाना, दीवाना बना मैं दीवाना, दीवाना बना मैं दीवाना, दीवाना बना मैं दीवाना। और इसका एक बंद जो है और सुनाता हूँ जो शायद है? लोगों ने चैनलों पर नहीं सुना होगा। जी, इसका एक बंद और सुनाता हूँ। चिकोटी शरारत भरी वो जो तेरी, क्या बात चिकोटी शरारत भरी वो जो तेरी, उड़ाती थी नींदे हर एक रात मेरी, रखा मेरे खातिर वो उपवास तेरा, रखा मेरे खातिर वो उपवास तेरा, हथेली तेरी और लिखा नाम मेरा, हथेली तेरी और लिखा नाम मेरा, तेरा मेरा रिश्ता समझ में न आना, तेरा मेरा रिश्ता समझ में न आना, मेरी धड़कनों का तेरा नाम गाना, वो यादों का मौसम सुहाना, दीवाना बना मैं दीवाना, दीवाना बना मैं दीवाना, दीवाना बना मैं दीवाना। तो दीपक ये जो है उस समय के समय का जो है बड़ा चर्चित गीत था जी, और मुझे आज भी याद है उस समय लोग जो है मोबाइल में अपने रिंगटोन लगाया करते थे। जी, और जब ये कविता आई, बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जिन्होंने इस गीत को अपने मोबाइल का जो है रिंगटोन बना करके रखा था काफ़ी जी, वर्षों तक। जी, मैं जब कवि सम्मेलनों में जाता था और ये सारी चीज़ें जो है देखने के जी, लिए मिलती थी, तो बड़ी प्रसन्नता होती थी जी, और वहाँ से एक आत्मविश्वास जगा कि हम भी जो है कविता जैसा जो है कुछ कर सकते हैं और लोगों के बीच आ सकते हैं और वो दिन है और आज का दिन है कि अब जो है मैं आपके आगे बैठा हुआ हूँ। जी। भैया एक प्रश्न जो है जी। बहुत ज़्यादा हर कोई व्यक्ति कहना चाहता है और जी। जितना मेरा अपना अनुभव रहा है। हुँ, हुँ। हम लोग जब एक सफ़र तय कर चुके होते हैं तो पिछली बातों को याद करते हैं। जी। उन बातों को याद करते हुए चूँकि साहित्य में जब हम मंचों में जाते हैं तो कुछ मेहनताना भी लेते हैं। जी, जी। मैं आपसे चूँकि सबका प्रश्न है तो मैंने भी चाहा कि इस प्रश्न को मैं ना छोड़ूँ। जो सब कर रहे हैं उसको करना भी जो बहुत ज़रूरी है। जी, जी। आप बताइए कि पहली जो कमाई थी वो कितनी थी और कब हुई? कुछ याद है तो?
देखिए दीपक जी, आज कमाई की अगर बात की जाए तो आपको चूँकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज तो आवश्यकता नहीं है जी, कमाई जी। की, आज तो सब कुछ ईश्वर ने सब कुछ जी, दिया। आप एक सफल उद्योगपति भी हैं जी, और बहुत अच्छे शानदार परिवार के साथ आप बहुत खुश हैं। आज हरिद्वार में आप रहते हैं और जी। शांति कुंज में गायत्री परिवार के साथ तमाम जगहों पे आप काम करते हैं। आज तो आपको बहुत बड़े-बड़े लोग सलाम भी वो तो पहले से ही करते थे, बहुत युवाओं ने आपको बहुत प्रेम किया है। मैं हुँ। थोड़ा-सा जो पिछला है उसको याद करते हुए अगर स्मृति में आपके है क्योंकि कवियों की स्मृति में तो सब कुछ रहता है। देखिए जो है सैलरी अगर आज की बात ये की जाए तो अम, आज का जो कवि सम्मेलन है यहाँ पर 50,000 लेकर के भी जो है कवि चार्ज कर रहा है और कविता पढ़ रहा है, कवि सम्मेलनों में जा रहा है और 50 लाख भी जो है लेने वाले जी, लोग जो है इस साल हमारे कवि मौजूद सम्मेलन जगत में यहाँ पर मौजूद हैं। जी, और लेकिन आप किसी भी कवि या मैं बताऊँ कि कविता के लिए कोई सैलरी या कोई पेमेंट जो है कोई पैमाना नहीं है। मैंने जी। कभी लिखा था कि क्या बताऊँ कि क्या कुछ गवाया नहीं, क्या बताऊँ कि क्या कुछ गँवाया क्या बताऊँ कि क्या कुछ गवाया नहीं, कौन है ऐसा जिसने सताया नहीं, क्या बात और आपकी है मोहब्बत कमाई मेरी, आपकी है मोहब्बत कमाई मेरी, मैंने इसके सिवा कुछ कमाया नहीं। क्या बात है! तो यहाँ देखिए पर जो लोगों की बेशुमार जो है मोहब्बतें मिली, मैं अपनी असली कमाई तो जो है उसी को जी, मानता हूँ कि जी, शायद इससे बढ़कर के दुनिया में मैं चाहे जो कुछ भी कमा लूँ, इससे बढ़ कर के जो लोगों की मोहब्बत मिली है, आप भाइयों का जो प्यार मिला है, जी, इससे बड़ी और कोई कमाई नहीं हो सकती है। जी। जी, और मेरे लिए विशेष तौर पर। कमाई तो ज़ाहिर-सी बात है हर कोई चाहता है करना और अगर कमाई ना हो रही होती तो यहाँ पर इतने शानदार जगह पे बैठ के पॉडकास्ट नहीं हो रहा होता। तो फिर भी अगर स्मृति है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ₹100 ₹200 ₹500 आप तो नहीं, हमने हमने दीपक जिस दौर में शुरुआत की थी, उस दौर में ऐसा नहीं था, 100-200 रुपए का चलन नहीं था। वो तो बहुत पुराना समय था जी, क्योंकि मेरी जो कवि सम्मेलन के मंचों की शुरुआत हुई थी, वो 2014 से हुई थी। जी, प्रॉपर तरीके से मैं मंचों पर जाने लगा था। जी, तो मुझे याद है कि उस समय जो मुझे पहला पारिश्रमिक मिला था, वो 2100 रुपए का मिला था। जी, हाँ, 2100 रुपए का, और उस मंच का मैंने स्वयं संयोजन किया था। पहला कवि सम्मेलन मैंने अपने ही संयोजन में पढ़ा था। जी, जो मैंने जैसा बताया कि सब टीवी तो एक चैनल का प्रोग्राम था, जी, लेकिन जो पारंपरिक जो कवि सम्मेलन के मंच होते हैं, जहाँ पर आप ऑडियंस से, जनता से रूबरू होते हैं, वो मंच मेरा अपना संयोजन था और मुझे उसमें जो है पार्श्व के तौर पर जो है वो हुँ, 2100 रुपए जो है मिला था। जी, और वहीं से फिर जो है शुरुआत हुई, फिर हुँ, 2100 से 21,000 कब पहुँचे और जी, फिर बाकी 2,10,000 कब पहुँचे। जी, वो सफ़र इतनी आसानी से तय हो गया कि आज भी ऐसा लगता है कि यहाँ तक सोचा भी नहीं था। जिस समय कविता की शुरुआत की थी, उस समय पारिश्रमिक तो कोई विषय ही नहीं था कि जिसके बारे में सोचना है। जी, बस ये सोचा जाता था कि क्या हम जब कविता लोगों के सामने रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो क्या लोग पसंद करेंगे कि नहीं पसंद करेंगे? जी, लेकिन हमारी जो अपेक्षा थी, अपेक्षा से अधिक लोगों ने स्नेह दिया, जी, लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया कि धीरे-धीरे जो है वो संबल बढ़ता गया, और उसी के कारण आज जो कुछ भी थोड़ा बहुत जो कुछ भी नाम है, थोड़ी बहुत भी पहचान है, बाकी और सारी चीज़ें अलग हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि एक अधिवक्ता होना, एक व्यापारी होना, उद्योग जगत में होना, इन सारे के इन सभी से चीज़ों से हटकर आज भी जो आप लोगों के बीच में पहचान है, या जो और लोगों में पहचान है, वो एक कवि के रूप में होती है, और मुझे लगता है कि यही मेरा जो है सबसे बड़ा पारिश्रमिक है। जी। और शायद अगर मैं जीवन में कुछ भी करता, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कमा पाता जो मैंने कविता से कमाया है। चूँकि 10 वर्ष पुरानी बात मुझे भी याद आती है, वो जी। दौर जब मैंने आपसे मिलने के लिए एक बहुत लंबी यात्रा की थी और जी। देश के बहुत बड़े मेरे पसंदीदा कवि आपके साथ आपके मित्र भी रहे हैं। जी, 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 जी। मैं उनका अक्सर नाम लेता हूँ, उनकी कृपा मेरे ऊपर हमेशा रहती है। जी, जी। उनका आशीर्वाद कमल आग्नेय जी जी, जी, जी। रस के बहुत बड़े कवि हैं। जी, जी। तो सौभाग्य से मुझे अवसर आज से लगभग 8-10 वर्ष पहले मुलाकात का अवसर मिला था। तो उस दौर पे हम लोग बहुत दूर तक आपको ढूँढते-ढूँढते पहुँचे जी, थे और जी। खुद अपने हाथों से फूलमाला बना के मैं लेके आया था, मुझे याद है। तो इतना पैसा तो जितना आप कह रहे हैं इतना हम लोग खर्चा करके आप तक मिलने के लिए आए जी, थे जी, जी। और आपको देखते थे, सीखते थे और हमारा जीवन उससे बहुत बदला है। तो इसलिए भैया मैं अगला प्रश्न चूँकि
आपसे जब तब मुलाकात हुई थी तो मैंने पूछा था कि कविता क्या है? जी। तो आपने कहा था कि इस देश में 25 करोड़ कवि हैं, तो मैं उस दिन मैंने कहा था कि यहाँ भी कॉम्पिटिशन बहुत है। जी। मेरे ख़्याल उतना पूरा ख़्याल मैंने कहा कुछ और भी काम देखना पड़ेगा, इसलिए शायद एक अच्छी कविता न लिख पाने के कारण आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि कविता क्या है? हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए कविता की एक कोई निश्चित जो है आप परिभाषा नहीं दे सकते क्योंकि जितने भी कवि हैं सबके कविता को लेकर के जो है अपने-अपने विचार हैं। लेकिन जी। मेरा ऐसा मानना है कि जो कुछ भी आपके हृदय में जो कुछ भी शब्दों का स्पंदन हो रहा है, जो भावों का स्पंदन हो रहा है, जो कुछ भी भाव आ रहे हैं, जी। वही जो है वो कविता है। जी। कविता कुछ अलग सी चीज़ नहीं है। हाँ, फिर जब आप धीरे-धीरे जानते हैं जी। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तब उसके पैदा होने पे गीत गाया जाता है, वो भी एक कविता है। जी। जब शादी होती है तब वहाँ पर भी जो है गीत गाया जाता है, वो भी एक जी। कविता है। तो मनुष्य के जन्म से लेकर के मनुष्य के मृत्यु तक जी। वो कविता ही कविता है। तो कविता की एक कोई निश्चित जो है परिभाषा देना जो है वो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी दायरे में जी। कविता को बाँधना जी, कविता को वो बाँधा जी। नहीं जा सकता। जो भी आपके मनोभाव हैं, जी। जो आप लोगों के बीच में शब्दों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, वही कविता है। बाकी कविताओं के लिए कहा जाता है कि कल्पनाओं का विचारों से जब तालमेल होता है, जी। तब जो है कविता बनती है। जी। आपकी कविता और विचार आपके आपकी कल्पना जी। और कल्पना और विचार जब इन दोनों का जो तालमेल बन जाता है तो उसके माध्यम से जो चीजें निकल करके आती हैं आप उसको जो है कविता कह सकते हैं। ये कविता की जो है सबसे आसान जो है वो परिभाषा जो है वो कहनी होगी। और जैसा उस समय मैंने स्टार्टिंग में जब तुमने मुझसे पूछा था जी। तो मैंने उसी समय बताया था कि शौक तभी तक आप अच्छे से पूरे कर पाते हो जब तक वो आपकी मजबूरी नहीं बन पाता। जी। और मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने कवि सम्मेलनों की उस समय शुरुआत की थी, आज भी वो कवि सम्मेलन करते हैं। लेकिन वो तब जिस स्तर की कविता कर रहे थे, आज उस स्तर की कविता नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे दबाव हैं, राजनैतिक दबाव हैं और तमाम सारे दबाव हैं क्योंकि उनको उसी कविता के माध्यम से अपना घर भी चलाना है। जी। और जब आप घर चलाना जब आपको आपको होता है किसी भी एक काम से तो आप उसके साथ में आप उसके लिए समझौते भी जो है करना जो है शुरू कर देते हैं। जी। और अधिकतर आज के समय में यही हो रहा है जो फुल टाइम जो है कविता कर रहे हैं। जी। अब तो बहुत अच्छी पेमेंट मिलने लगी है। पेमेंट एक अलग चीज है लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जब आप पैसों के लिए और दबाव में काम करना शुरू कर देते हैं तो आप अपना 100% नहीं दे पाते हैं। जी। और भी हर फील्ड में होता है, चाहे वो कविता का फील्ड हो चाहे वो कोई भी फील्ड हो। जी। और आज की तारीख में जो लोग शिकायत करते हैं कि अब पहले के स्तर की जो है कविताएं नहीं लिखी जा रही है या पहले की तरह जो है लोग उस तरीके के भावों को नहीं ला पा रहे हैं, तो उसमें यही है कि मजबूरी है लोगों की। क्योंकि पहले लोग मन के लिए कविता लिख रहे थे, मन से कविता लिख रहे थे। आज लोग धन से और धन के लिए जो है कविता लिख रहे हैं। जी। जबरदस्ती जो है उनको चैनलों पे जाना है, वहां रिकॉर्ड करनी है, वहां पर विषय दिया जा रहा है। लेकिन क्या करें कि चूंकि उन्होंने अपने उसी पैशन को प्रोफेशन बना लिया है तो अब उनकी मजबूरी है कि उनको जो है घर भी चलाना है। लेकिन मैंने कभी 4 पंक्तियां कही थी जी। कि जमाने की तो छोड़ो खुद से भी धोखा नहीं करते, क्या बात है! जमाने की तो छोड़ो खुद से भी धोखा नहीं करते, कभी भीतर की आवाजों को है रुस्वा नहीं करते और स्वयं की योग्यता को जो बखूबी जानते हैं वो, स्वयं की योग्यता को जो बखूबी जानते हैं वो नया रास्ता बना लेते हैं, समझौता नहीं करते। क्या बात है! तो जिन्होंने अपनी योग्यता को पहचाना वो एक किसी चीज पे आश्रित नहीं हुए, उन्होंने कविता के साथ में अपने लेखन के साथ में समझौता नहीं किया, उन्होंने अपना एक पैरेलल रास्ता बनाया। और मेरा शुरुआत से ही यही रहा कि चाहे जो कोई भी मुझसे मिलता था कि भैया मैं कविताएं लिखता हूं, तो मैंने उस समय बहुत सारे ऐसे मंच बनाए थे जहां मैं नवोदित कवियों को बुलाता था। 2 दिन का अधिवेशन कार्यशाला जो है वो करवाई जाती थी। और मेरी कोशिश यही थी कि कविता के मंचों पे आने के लिए जिस स्तर का मेरा संघर्ष रहा, अगर मेरे पास कोई उस तरीके का कवि आ रहा है तो शायद वो उसको उतना उस स्तर का जो है संघर्ष जो है ना करना पड़े। इसके लिए मैंने खूब प्रयास किया और उसी प्रयास में मैंने लोगों को हकीकत भी बताई कि आपको सिर्फ कविता पर जो है वो निर्भर नहीं रहना है, आपको पैरेलल जो है कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं ऐसी देखनी है कि आप कम से कम अपने लेखन के साथ में, अपनी कविताओं के साथ में जब ये आए कि आपको समझौता करना पड़े
तो जी। कम से कम आप अपनी कविता के साथ में ना समझौता करें। तो मेरी ये शुरुआत से ही कोशिश रही है और उस समय तो मैंने जो तुमको 25 करोड़ की संख्या बताई थी, जी। इस समय तो स्थिति और खराब हो गई। इस समय तो ये हो गया है कि अगर 10 लोग कवि हों और आपने जो है पत्थर मार दिया तो 8 लोगों को तो 8 तो कवियों को पत्थर लगेगा। तो इस समय तो और स्थिति जो है बुरी हो गई है। जी। लेकिन अभी भी जो सुने जा रहे हैं, जो अच्छी कविताएँ लिख रहे हैं, वो तब भी उतने ही थे, आज भी उतने ही हैं। जी। प्रोडक्शन बहुत सारा हो रहा है, लिखी बहुत सारी चीज़ें जा रही हैं, जी। लेकिन जो कंटेंट होता है, जिसको आप क्वालिटी। कविता कह सकते हैं, जो जी। क्वालिटी वाइज़ वो होती है, कि जहाँ पर आप जिसको सुनने के बाद में ये रुके कविताएँ। और ये सुने कि हाँ यार, ये कविता होती है, जी। वो अभी भी बहुत कम लिख रहे हैं और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी, चूँकि अब एक ग्लैमरस जो है फ़ील्ड हो गई है, कविता। बहुत अच्छे पैसे हो गए हैं, बहुत जी। अच्छा नेम भी मिल रहा है आपको, फ़ेम भी मिल रहा है, सारी लग्ज़री जो है सुविधाएँ मिल रही हैं। इस वजह जी। से हर व्यक्ति कविता करना तो चाह रहा है, जी। लेकिन एक्चुअल कविता जैसा कर रहा है, कविता नहीं कर रहा है। क्या बात! क्योंकि कविता, मैं मानता हूँ कि कविता एक तो ईश्वर आपको दे रहा है, जी। तब आपके पास में आ रही है, लेकिन कविता लिखने के साथ-साथ में आपको कविता को जीना भी पड़ता है। क्या बात! तो बहुत अब बड़ी बात है। आज के समय में सिर्फ कविता को लिखने वाले लोग जो है वो ज़्यादा हैं। जी। कविता को जी नहीं पा रहे हैं लोग, और जब जी। तक आप कविता को जीना नहीं सीखोगे, तब तक असल मायने में आप ये नहीं कह सकते हो कि आपने कविता कही है। जी। तो इस वजह से जो है थोड़ा कहीं न कहीं जो है कंटेंट में जो है जी। वो कमी आई है। अच्छा कंटेंट जो है वो लोगों के पास में नहीं पहुँच पा रहा है, जी। और उससे और भी बहुत सारे बाह्य कारण हैं कि जो हमारे अच्छे लोग हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत जी। तमाम चीज़ें हैं, क्योंकि पहले वो कवि मंचों पर होता था जिसका कविता से संबंध होता था। मेरी इस बात को जो है बड़े ध्यान से सुनना, पहले वो कवि सम्मेलन के मंचों पर होता था जिसका कविता से संबंध होता था। जी। आज के समय में वो कवि मंचों पर है जिसका अच्छे और बड़े कवियों से अनुबंध है। क्या बात है! तो जब आप कविता से संबंध वाले जो कवि थे, जब आप उनको सुनते थे तो आप ठहर करके उनको सुनते थे, आप जी। समय देते थे और आपको आनंद आ जाता था और आपको लगता था कि यार इस तरीके की हमको कविता करनी है। आज की डेट ऐसी है कि मैंने बताया कि बड़े कवि से आपके अच्छे अनुबंध हैं, तो आप कवि सम्मेलन के मंचों पर हैं, तो उससे कविता का बड़ा ह्रास हुआ है। और जो अच्छी कविताएँ लोगों के सामने आ सकती थी, हमारे जी। जनता के सामने आ सकती थी, मैं आज के बहुत नहीं, आप 4-5 साल, 6 साल पहले चले जाइए, उस समय वीडियो का जब ऑप्शन आ गया था फ़ेसबुक पर, सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पर आ गया था, तो उस समय अदर जो कंटेंट्स थे, जो दूसरे सब्जेक्ट पर सोशल मीडिया पर कंटेंट्स डाले जाते थे, लोग उसको स्वाइप करते थे, और कविता जैसे ही आए, कविता का वीडियो आए तो लोग उसको सुनना शुरू कर देते थे। जी। लेकिन आज का ये दौर है, आज की ये स्थिति है, चूँकि मैं खुद हूँ, उस चीज़ को मैं देख रहा हूँ, तो इस वजह से मैं आपके दर्शकों के साथ में ये चीज़ साझा कर रहा हूँ जी। कि पहले अदर जो टॉपिक्स होते थे, उनके वीडियो को स्किप कर दिया जाता था। जी। लेकिन आज का ये समय है कि आज अगर कविता लोगों के सामने आ जाए तो लोग उसको स्किप कर देते हैं, क्योंकि जी। कविता तो नहीं हो रही है। जी। कविता जैसा बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन समस्या इस चीज़ की है कि कविता नहीं हो पा रही है। बहुत और जी, जी। जी, कविता नहीं हो पा रही है। हर फील्ड में आप देखते हैं कि बिना टीम के, बिना मित्रता के जीवन में कहा गया है कि कोई भी काम उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। जी। और आप देखते हैं क्रिकेट हमारे देश में बहुत फेमस है, बहुत जी। प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में क्रिकेट पसंद किया जा रहा है, जिसके लिए हमारे देश के जो वर्तमान पीढ़ी के बड़े, जिसमें विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, कपिल देव साहब हैं, सुनील गावस्कर साहब, और भी तमाम लोग हैं, सबका नाम नहीं लिया जा सकता है। वहाँ पर एक है कि 2 अच्छे खिलाड़ियों के बीच कॉम्पिटिशन की भावना भी आ जाती है। जी, जी। कुछ ऐसा होता है, तो चूँकि वो क्रिकेट का मैदान है, वहाँ पर परफॉर्मेंस के माध्यम से ही हम अपने आप को साबित करते हैं। जी। जब 2 बड़े क्रिकेटर एक साथ परफॉर्मेंस करते हैं, तो फिर उनको मीडिया बुलाती है और बात होती है, तो वो लोग अच्छी-अच्छी बातें करते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि आपस में, जी, जी। क्योंकि ये डिजिटल दौर है, यहाँ तो सब पकड़ में आ जाता है। जी, जी, जी। तो पकड़ में आ जाता है, लेकिन साहित्य के क्षेत्र में ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर कवियों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सब शब्दों के राजा होते हैं, सब शब्द जाल से मोहित करने वाले होते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके का कॉम्पिटिशन होता है और किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाता है? और आपके पसंदीदा मित्रों के नाम बताइए जो देश में, जिनको आज आप भी वैसे पहले उतना प्रेम करते थे, आज भी उतना ही प्रेम है?
देखिए क्योंकि कॉम्पिटिशन लोग हमेशा बुराई की बात करते हैं, जी, कुछ जी। अच्छे लोगों का नाम होना भी ज़रूरी है। नहीं, जैसा मैंने शुरुआत के ही दौर में बताया कि इस चीज़ का मुझे खुशी भी होती है कि मैंने जिनके साथ में कविता की यात्रा आरंभ की थी, जी, मेरे बहुत अच्छे कवि मित्र रहे हैं और आज भी हैं, उनके साथ में आज भी संबंध है। उनका लेखन बहुत अच्छा है, प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा है। लेकिन हर फ़ील्ड में आपने एक बात सुनी होगी कि हर फ़ील्ड में आज के समय में राजनीति आ गई जी, है। जी, जी। और वही राजनीति जो है वो कविता में भी आ गई। शायद मुझे लगता है कि राजनीति में उतनी राजनीति नहीं बची होगी, जितनी इस समय कविता में राजनीति है, कवि जी, सम्मेलन के मंचों पर राजनीति है। और वही राजनीति ही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जो अच्छे कवि हैं, जिनके पास में बहुत अच्छी कविता है जिनके पास में बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण है, लेकिन वो जी, कहीं न कहीं जो है राजनीति का शिकार और जैसा मैंने बताया था अभी कुछ समय पहले मैं कह रहा था कि बड़े कवियों के साथ आपके अनुबंध नहीं है। जी, तो अनुबंध वाले जिनके अनुबंध नहीं है वो मंचों पर नहीं आ पा रहे हैं। ये जी, हमारी जो कविता का श्रोता है और जो हमारी कविताओं का दर्शक है, उसके लिए ये बड़ा पीड़ा और जो है चिंता का विषय है। जी, तमाम ऐसे कारण हैं, आंतरिक भी कई कारण हैं, बाह्य भी कई कारण हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा यही कारण है क्योंकि कवि सम्मेलनों में भी एक गुटबाजी जो है वो गुटबाजी ने जो है बहुत प्रमुखता ले ली है। और अगर आप उस गुटबाजी का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आप लोगों को जो है वहाँ पर दिख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जी, फिर भी कुछ सालों से सोशल मीडिया आ जाने पर ये चीज़ें जो है थोड़ी-सी कम हुई हैं जी, कि अब अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो लोगों तक आप जो है डायरेक्ट पहुँच पा रहे हैं। लेकिन आज के कुछ समय पहले तक ये सारी चीज़ें जो है हुँ, बहुत ज़्यादा हावी थी और वो कहीं न कहीं आज भी जो है वो चीज़ जो है देखने के लिए मिलती है। जिसके कारण जो अच्छे नाम हैं, जो बड़े नाम हैं, जिनको पूरा देश जो है वो सुन सकता है, वो सुनने से वंचित रह गया है कहीं जी, न कहीं। जी। जी। तो कुछ मित्रों का आपने ज़िक्र किया नहीं। मैं चाहूँगा कि आप ज़िक्र करें। नहीं, मैंने जैसा बताया कि अभी तो आपने ही जो है ज़िक्र किया कि इसके पीछे के कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि एक जो मिडल क्लास कवि होते हैं, मिडल क्लास कवि टॉप क्लास में तो 2-4 ही नाम हैं। जी, इसके जी। बाद जो आता है वो बी ग्रेड हम कहते हैं उसमें, जी, ए जी। ग्रेड में तो 2-4 ही नाम हैं। जी, जी। उस बी ग्रेड जो कवियों का समूह था, उस कवियों के जो समूह के सरदार थे आप थे। आपने तमाम लोगों को मंच पे पहुँचाया। मुझे एक छोटा-सा चूँकि सोशल मीडिया के माध्यम से आपका एक गीत है, वो अभी देश की बहुत प्रसिद्ध कवियत्री जो हुई है मल्लिका दुबे, वो बहुत गुनगुनाती थी, आपके साथ बैठ के गुनगुनाती थी। तो मैं थोड़ा-सा उस विषय में जानना चाहूँ। देखिए, मणिका जो है वो छोटी बहन है, हमारे घर की बच्ची है जी, और ऐसे बहुत सारे नाम आए जी, जीवन में जी, कि जो भी संपर्क में आए या जहाँ पर संभावनाएँ देखी, जैसा मैंने बताया कि मंचों पर आने के लिए मेरा एक अच्छा संघर्ष रहा। मुझे ये नहीं पता था कि मंचों पे जाया कैसे जाता है, कवि सम्मेलन कैसे करवाया जाता है जी, या अगर कवि सम्मेलन के मंचों पर कविता पढ़नी है, तो उसके लिए क्या करना होता है। जी, तो उन सारी चीज़ों में मैंने अपना एक बहुत लंबा समय गँवा दिया था। जी, तो समय गँवाने के कारण मैंने जब मैं स्थापित हो गया मंचों पर तो मैंने ये कोशिश की कि मेरी जो पीढ़ी है या और जो लोग हैं जिनके अंदर क्षमताएँ हैं, जो बहुत अच्छा कर सकते हैं वो उनको कम से कम जो है ये संघर्ष जो है ना करना पड़े। जी, इसके लिए जो है मैंने कई ऐसे प्रोग्राम्स चलाए, कई ऐसे कार्यशालाएँ चलाई कि जहाँ पर आकर के अगर आप अच्छी कविताएँ लिखते हैं तो और अच्छी कविताएँ पढ़ते हैं, बड़े कवियों से मैंने बात की कि हम इस तरीके की चीज़ें करना चाहते हैं। उन लोगों ने बड़ा सहयोग दिया, देश के बहुत बड़े शायर हैं जमुना प्रसाद उपाध्याय जी जी, अयोध्या से जी, रमेश रंजन मिश्र जी जी, देश के बहुत बड़े गीतकार रहे हैं, जी, इस समय जो है वो अब हमारे बीच में नहीं हैं। जी, मुझे बच्चों की तरह स्नेह करते थे, कटनी में मनोहर मनोज जी, जबलपुर से सूरज राय सूरज जी, जी, ऐसे तमाम ऐसे नाम थे कि जिन्होंने मेरे मैं जो ये काम करना चाहता था इसमें बहुत सहयोग दिया और जी, मैं कहूँ कि मुझसे ज़्यादा अगर इनका सहयोग रहा है, मैं तो सिर्फ़ एक माध्यम बना था लेकिन इन्होंने लोगों को सुना, लोगों को बुलाया, मंच दिया, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो है कहा जाता है ना कि सफ़र में आप अकेले चलते हैं,
फिर धीरे-धीरे जो है वो कारवां बन जाता है। तो इसी तरीके से शुरुआत जो है वो सफ़र की अकेले हुई थी, लेकिन फिर धीरे-धीरे जब कारवां बन गया तो बहुत सारे इसमें बड़े नाम जुड़े और जी। आज की डेट में मैंने जैसा बताया कि अब तो चीज़ें आसान हो गई हैं कि आज आप रील बना लो, आज आप जी। वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाल दो, लोगों तक बहुत आसानी से पहुँच जाती हैं। जी। उस समय ये सारी चीज़ें नहीं थी, इंस्टाग्राम और ये सारी चीज़ों का ज़माना नहीं था, एफबी रील्स का ज़माना नहीं था, अब तो चीज़ें आसान हो गई हैं। लेकिन मैंने हमेशा यही प्रयास किया कि अगर कोई कठिनाई किसी मार्ग में जो है वो मुझे झेलनी पड़ी है, तो कम से कम मेरे जैसे और लोगों को जो है वो ना झेलनी पड़े, तो बस उसी के लिए जो है एक प्रयास किया और बहुत सारे ऐसे नाम निकल कर के आए कि जो आज की तारीख में मंच पर बहुत स्थापित नाम हैं, जी। बहुत चर्चित नाम हैं, बहुत अच्छी पेमेंट ले रहे हैं, बहुत अच्छा शायद एक बार आप किसी को मेरा नाम बताओ तो वो मेरे नाम से ना परिचित हों, लेकिन उनके नाम से परिचित होंगे। जी। तो ऐसे भी लोग हैं, लेकिन हमेशा ऐसे लोगों को देख कर के मुझे बड़ी खुशी होती है। कहीं न कहीं ये होता है कि जैसे आप जिस तरीके से पेड़ लगाते हैं, तो पेड़ लगाने के बाद में ऐसा कभी-कभार होता है कि उसका फल जो है आपको खाने के लिए मिलता है। जी। लेकिन उसका फल हमेशा आपकी जो आने वाली पीढ़ियाँ होती हैं, उनको हमेशा उसका लाभ जो है वो आपकी आने वाली पीढ़ी लेती है। जी। तो इसी तरीके से जब हम इन सारे लोगों को जब प्रमोट कर रहे थे, जब इनको मंचों पर ला रहे थे, जब आज उनको सुनता हूँ कि आज उनके बारे में सुनता हूँ कि अरे मुझसे ही फ़ोन होता है, मुझे फ़ोन किया जाता है, दुर्गेश जी इनको बुलाना है और इनकी पारिश्रमिक जो है क्या होगी, और जब मुझे पता चलता है कि कोई बहुत बड़ा अमाउंट बताता है जितने बारे में मैं सोच भी नहीं सकता, जी। तो बहुत खुशी होती है कि वो उन्होंने अपनी मेहनत से वो स्थान अर्जित किया है। मैं इस चीज़ का कभी ना श्रेय लेता हूँ जी। और ना कभी किसी को कहता हूँ। जो हमारे नई पीढ़ी के भी जो बच्चे हैं उनसे हमेशा ये कहता हूँ कि हम और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ज़रिया हैं, एक माध्यम है, जिसकी डेस्टिनी जहाँ के लिए होती है, जिसे जहाँ ले जाना होता है, डेस्टिनी उसे वहाँ एक ना एक दिन जो है लेकर के चली जाती है। जी। बस यही है कि आप कहीं न कहीं जब माध्यम बन जाते हैं तो उसका आपको एक प्राउड होता है। जैसे आपने पेड़ लगाया और उसका फल आप भी चख रहे हैं और कोई रास्ते से गुज़र रहा हो और उसने भी उस फल को चख लिया हो, तो आपको ये खुशी होती है कि हाँ, हमने ये जो पेड़ लगाया था ये हमारे तो काम आ ही रहा है, लेकिन ये और भी जो रास्ते में सफ़र करने वाले लोग हैं, वो उनके भी काम आ रहा है, वो भी उसका आनंद ले रहे हैं, वो भी उसकी छाया ले रहे हैं, वो भी उसके फलों से वंचित नहीं है। तो इसकी जो खुशी होती है, वही खुशी आज जब मैं लोगों को देखता हूँ कि जिन लोगों को की सफ़र मेरे साथ में जिनकी सफ़र की शुरुआत हुई या जिनको मैं लेकर के आया कि हाँ, ये मंच होता है, इस तरीके से चीज़ों को पढ़ा जाता है, जी। इस तरीके से कविता परफ़ॉर्म की जाती है, वो लोग भी जब बड़ा मंच कर रहे हैं, देश-विदेश घूम रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ की। भैया एक प्रश्न करना चाहूँगा। जी। हम थोड़ा पीछे जाएँगे जब जी। डिजिटल दौर नहीं था। जी। उस दौर में बहुत 100-50 साल पुरानी बात मैं जाऊँगा, उससे भी पहले अगर जी। जाऊँगा, सन मुझे एग्ज़ैक्ट याद नहीं है। एक जी। छिरकिन जी, जी, जी। शायर थे, जी, जी, जी। दस्त हाँ। के स्वाब तमाम इस तरीके की शायरी करते जी, जी, जी। जो अलग होती थी, खुद रंग होती थी। उसके जी। पीछे भी कारण है कि साहित्य चोरी का तो सिलसिला बहुत पुराना है। जी, जी, जी। लेकिन आपकी कविता में दवाई, ज़हर, गवाही, भाई ये आते हैं, तो कुछ ऐसी कविता सुनाइए कि वो कैसी कविता, मतलब किस तरीके के वो अंदाज को हमारे दर्शक छू पाएँ उसको? मैं सुनाता हूँ। पिछले दिनों जो है मैंने एक गज़ल कही, जो कि कहा जाता है कि जो कवि होता है वो समाज का दर्पण होता है और दर्पण हमेशा वही दिखाता है कि जो आप होते हैं, जो एक्चुअल है, दर्पण जो है, आईना जो है वही दिखाता है। तो मैंने जी। पिछले दिनों एक गज़ल कही कि नज़र से सब दिखाई दे रहा है, नज़र से सब दिखाई दे रहा है। नज़र से सब दिखाई दे रहा है, मगर फिर भी सफाई दे रहा है। क्या बात है! कि नज़र से सब दिखाई दे रहा है, फिर भी मगर सफाई- फिर भी सफाई दे रहा है, और ज़हर है दे रहा वो शख्स मुझको, क्या बात है! ज़हर है दे रहा वो शख्स मुझको, भरम में हूँ दवाई दे रहा है। क्या बात और शेर सुनना कि अदालत में मेरे दुश्मन के हक में, है! अदालत में मेरे दुश्मन के हक में मेरा भाई गवाही दे रहा है। कि अदालत में मेरे दुश्मन के हक में मेरा भाई गवाही दे रहा है, और मेरी कमियों पे गूंगे चीखते हैं। क्या बात है! मेरी कमियों पे गूंगे चीखते हैं, कहें बहरे सुनाई दे रहा है। क्या बात और सियासत यूं भरोसा दे रही है, सियासत सियासत यूं भरोसा दे रही है
जो बकरी को कसाई दे रहा है। क्या बात। तो ये सारी चीजें जो है समाज से जब हम चीजों को देखते हैं तो उसी को जो है गजल में या कविताओं में या गीतों में जो है हम जो है ढाल देते हैं, तो इसी तरीके से जो है कविताएं होती हैं। जी, कविता की बात हो रही है, आपने व्यक्तिगत अनुभवों की बात कही, आपने परंपरागत कवि सम्मेलनों की बात कही, आपने प्रोफेशन, पैशन हर विषय पे बात की। जी। मैं भारत की राजनीति में उथल-पुथल होते रहती है जी, जी। और आजकल टेलीविज़न के माध्यम से हम एक विषय को चूज़ करते हैं और उस विषय के ऊपर बात करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपने एक कवि जो होता है वो दूरदृष्टि उसकी होती है, बहुत दूर की बातें बहुत समय पहले वो देख लेता है। राम मंदिर के ऊपर जब बात हो रही थी इसमें, तो आप भी गीतों के माध्यम से सरकारों से निवेदन कहते थे कि जैसे आप हर गरीब को आवाज़ दे रहे हैं, मेरे राम को भी एक आवाज़ दे दीजिए। तो उस दौर की कुछ बातें बताइए, कुछ गीत बताइए। जी, काफ़ी समय पहले जब मुझे लगता है कि 7-8 साल पहले जब हम लोगों की मुलाकात हुई थी, तो उस समय देश मुझे याद है। हाँ, देश में मंदिर के निर्माण के ऊपर जो है खूब चर्चा जो है चल रही पूर्णागिरि थी। के कार्यक्रम। जी, जी। और मैंने उस समय जो है एक मुक्तक लिखा था सरकार से निवेदन के माध्यम से जो है जी। वो मुझे अभी भी याद है। अब जी। चूँकि बड़ा अच्छा होता है, इसी वजह से कहा जाता है कि शब्द जो है ब्रह्म होता है और कवि की जिह्वा पर जो है वो माँ सरस्वती जो है विराजमान होती थी। तो मेरी निवेदन को और मेरे उस निवेदन को सरकार ने जो है स्वीकार किया, तो मैं वो 4 पंक्तियाँ आपको सुनाता हूँ। मुझे याद है कि मैं पढ़ा करता था मंचों पर कि छोड़ हर काम पहले तो ये कीजिए, छोड़ हर काम पहले तो ये कीजिए, वोट फिर सारी जनता से ले लीजिए, जाने कितनों को आवास तुमने दिया, जाने कितनों को आवास तुमने दिया, एक घर राम जी को भी दे दीजिए, एक घर राम जी को भी दे दीजिए। तो आज जो है जब राम जी अपने तो घर राम में जी हैं। को जब घर दे दिया है, तो उसके बाद अयोध्या दर्शन के लिए आप गए होंगे। जी, दर्शन तो अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, काशी जो है ये तो लगातार जो है आना-जाना लगा रहता है और बहुत खुशी होती है। जी। हमारे आराध्य जी, जी, चूँकि आप उत्तर प्रदेश की धरती से आते हैं, जी, तो जहाँ पर तो तीर्थों की कोई कमी नहीं है। जी, 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 हम लोग जब भी उत्तर प्रदेश का नाम आता है, तो काशी, बनारस, मथुरा, वृंदावन की बात जी, जी, पूरी दुनिया करती है जी, जी, और पश्चिम के लोग बहुत अधिक वहाँ पर आते हैं। जी, जी, अभी वर्तमान में वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज का भी एक ऑरा जी, लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, मान रहे हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं। आपका वृंदावन से बड़ा लगाव रहा है। मैं चाहता हूँ कि चूँकि आपके बहुत सारे गीत वृंदावन के ऊपर हैं, जी, जी। तो कुछ वृंदावन के ऊपर में कैसे। एक मेरा बड़ा चर्चित गीत है जिसको कई कवियों ने गाया और फिर प्रोडक्शन हाउस ने भी जो है उसको कंपोज़ किया। जी। उस गीत को जो है मैं आपके जो है दर्शकों को जो सुनाता हूँ। जी, मैं हम भी जब चाहते हैं कि हाँ, हम भी सुने उस गीत। जी, उस गीत को मैं सुनाता हूँ कि जब कृष्ण भगवान को जो है वृंदावन छोड़ कर के जब मथुरा जब कंस ने जो है बुलावा भेजा था, जी, तो ऐसा कहा जाता था कि वृंदावन के कण-कण में जो है प्रभु जो है बसते थे। जी, आप और हम 2-4 दिन, 10 दिन अगर साथ में रह जाएँ जी, और एक-दूसरे से जब दूर जाना हो, तो किस तरीके की पीड़ा और हृदय में जो कचोट उठती है। जी, लेकिन अगर कृष्ण भगवान जब वृंदावन छोड़ कर के जो है जा रहे हैं, जी, तो उस समय वहाँ की क्या स्थिति रही होगी, मैंने कल्पना किया और उस कल्पना पर जो मैंने गीत लिखा, जो गीत लोगों ने खूब सुना, लोगों ने खूब सराहा, उस गीत को मैं तो आपके मैं चैनल के स्वागत माध्यम है से कहना चाहूँगा जी। पढ़ाता हूँ। जी, कि वृंदावन की हर एक गली ये कहे है, वृंदावन की हर एक गली ये कहे है, ना जइयो कान्हा तो ना जइयो कान्हा, ना जइयो कान्हा तो ना जइयो कान्हा, वृंदावन की हर एक गली ये कहे है, ना जइयो कान्हा तो ना जइयो कान्हा, बरसाने की प्यारी लली ये कहे है,
बरसाने की प्यारी लली ये कहे है, नाजेयो कान्हा तो नाजेयो कान्हा, वृंदावन की हर एक गली ये कहे है, नाजेयो कान्हा तो नाजेयो कान्हा। और कौन कृष्ण भगवान को किस तरीके से रोक रहा है मथुरा जाने के लिए कि भरे आंसुओं से नयन गोपियों के, भरे आंसुओं से नयन गोपियों के, सुनाती व्यथा है सभी अपनी रोके, भरे आंसुओं से नयन गोपियों के, सुनाती व्यथा है सभी अपनी रोके, सभी याद करती वो बातें पुरानी, सभी याद करती वो बातें पुरानी, वो गोकुल का पनघट वो यमुना का पानी, वो गोकुल का पनघट वो यमुना का पानी, मधुबन की हर एक कली ये कहे है, मधुबन की हर एक कली ये कहे है, नाजेयो कान्हा तो नाजेयो कान्हा, वृंदावन की हर एक गली ये कहे है, नाजेयो कान्हा तो नाजेयो कान्हा, नाजेयो कान्हा तो नाजेयो कान्हा। जी, क्या बात है। बहुत बात। तो अब उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड में आप निवास कर रहे हैं। जी जी जी। माँ गंगा के किनारे हरिद्वार में आपका गायत्री परिवार के साथ जुड़ाव है और बहुत अच्छा आप आध्यात्मिक सफर में हैं और बहुत ही सरलता के साथ यहाँ पर सेवा भाव के साथ आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। तमाम लोगों को आज भी आप उत्तराखंड में रहकर तीर्थों के दर्शन करवाते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं। मैं उत्तराखंड के साथ आपके इस जुड़ाव की कहानी को थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। देखिए, हमेशा मैंने ये कहा है कि मैंने कभी एक गज़ल कही थी कि मुझे मालूम नहीं किस शहर में रहता हूँ, क्या बात। मुझे मालूम नहीं किस शहर में रहता हूँ, मैं मुसाफिर हूँ हमेशा सफ़र में रहता हूँ, मुझे मालूम नहीं किस शहर में रहता हूँ, मैं मुसाफिर हूँ हमेशा सफ़र में रहता हूँ, और नज़र का खेल है नज़रों का नज़ारा भी है। क्या बात। नज़र का खेल है नज़रों का नज़ारा भी है, मैं फ़कत चाहने वाली नज़र में रहता हूँ, मैं फ़कत चाहने वाली नज़र में रहता हूँ, और लोग कहते हैं मेरे सर पे छत नहीं है मगर, क्या बात है, लोग कहते हैं मेरे सर पे छत नहीं है मगर, आपका दिल है मेरा घर में रहता हूँ। तो ये सब जो है आपका दिल है, आप लोगों की मोहब्बत है कि जो यहाँ तक जो है, मैं 4 पंक्तियाँ जो है और सुनाता हूँ। जब आपने पूछा है उत्तराखंड, तो मैंने कभी कहा था कि लकीरें मेरे हाथों की कहाँ तक खींच लाई है, लकीरें मेरे हाथों की कहाँ तक खींच लाई है, ज़मीं से इन सितारों के जहाँ तक खींच लाई है, और ज़माना चाहे जो समझे मगर मालूम है मुझको, ज़माना चाहे जो समझे मगर मालूम है मुझको, मोहब्बत आपकी मुझको यहाँ तक खींच लाई है। तो ये यहाँ के लोगों की मोहब्बतें थी जो यहाँ तक लेकर के आ गई। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि बॉम्बे रहना, वहाँ पर वकालत करना, बचपन से लेकर के एक 20-22 साल का वहाँ पर एक लंबा समय गुजारना, उसके बाद में इस देवभूमि ने जो है मुझे स्वीकारा, तो मैं इसे जो है अपना सौभाग्य मानता हूँ। और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं आजकल उत्तराखंड में जो है निवास कर रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता कि जो है मैं यहाँ पर कितने दिन निवास करूँगा, लेकिन और अपेक्षाकृत चाहे मैं मुंबई में रहा, उसके बाद में और अन्य महानगरों में रहा, उसके अपेक्षाकृत अगर मैं हरिद्वार की मैं बात करूं, उत्तराखंड की बात करूं, तो बहुत प्यारा शहर है, मेरा बड़ा पसंदीदा शहर है। गंगा जी है यहाँ पर, शंकर जी है, शिव जी की तो नगरी ही है, तो बड़ा आनंद आ रहा है। और कुमाऊं और गढ़वाल भी है, दो मंडल जहाँ के लोग भी आपको बहुत प्रेम करते हैं, आप बहुत ज्यादा प्रशंसक यहाँ पर है, वो अक्सर आपसे मिलने आते हैं। और बहुत लोगों की डिमांड, जब मैंने अचानक किसी को बताया नहीं था आपका पॉडकास्ट होना, लेकिन जैसे ही इससे पहले हम कुछ अपडेट्स लोगों तक पहुंची, तो आपसे बात करने के लिए मुझे तमाम कॉल्स आने लगे कि आपसे बात भी करनी है।
मैं थोड़ा-सा विषय को और आगे ले जाते हुए आध्यात्म की ओर, चूँकि आध्यात्म की नगरी है और आपका पक्ष जानना चाहता हूँ आध्यात्म की ओर की आध्यात्मिकता। और आपको मैं देखता हूँ कि 2 ढाई 3 घंटे आप माँ गंगा के किनारे और गायत्री परिवार के साथ तमाम जगह शांति कुंज में हर जगह जाके वहाँ पर आप बहुत ही तल्लीनता के साथ, मन के साथ वहाँ पर आप कार्य करते हैं, लोगों को आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। तो आपका ये सफ़र कैसे तय हुआ और कौन इसमें मार्गदर्शक रहा? इसके बारे में थोड़ा-सा। दीपक जी, जो आपने सवाल किया है, चूँकि मैं इसका साधारण तरीके से भी जो जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं इसका जवाब शायरी के माध्यम से, कविता के माध्यम से दूँ, जी। तो आपके दर्शकों को जो है और आनंद आएगा। जी। आपने पूछा कि आध्यात्मिकता की ओर जो है कैसे आए हैं, तो ये जो मेरे माथे पर आप जो रज देख रहे हैं, जी। रज के रज, जी। तो सीधी-सी बात है कि आपने प्रेमानंद जी महाराज की बात जी। की, जी। तो आज देश ही नहीं, पूरा विश्व जो है उनके एक आदेश पर जो है बहुत सारे लोगों का मार्ग जो है वो परिवर्तित हो गया। तो उसमें कहीं न कहीं एक मैं भी हूँ जी। कि यहाँ तक आने का और इन सारी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व होने का, जी। इनमें समाहित होने का जो श्रेय जाता है वो महाराज जी को जाता है। जी। लेकिन मैंने कभी मेरे अंदर जो बदलाव आया, इस बदलाव पर मैंने एक गज़ल कही, वो गज़ल जो है आपके दर्शकों को सुनाता हूँ। जी। जिसमें आप हर चीज़ जो है आपको जो है देखने के लिए और सुनने के लिए मिल जाएगी कि जानता था, जान करके मसखरी को चुन लिया। जानता था, जान करके मसखरी को चुन लिया, वक्त के माकूल अपनी बेहतरी को चुन लिया। क्या बात है। जानता था, जान करके मसखरी को चुन लिया, और वक्त के माकूल अपनी बेहतरी को चुन लिया, और वक्त के माकूल अपनी बेहतरी को चुन लिया। जिंदगी और नौकरी में एक था चुनना हमें, जिंदगी और नौकरी में एक था चुनना हमें, देख घर वालों का चेहरा नौकरी को चुन लिया। और इसी का एक जो है शेर है मेरा पसंदीदा शेर है, जो आपके सवाल का जवाब भी है। देख घर वालों का चेहरा नौकरी को चुन लिया, और जिंदगानी की हकीकत से हुए जब रूबरू, जिंदगानी की हकीकत से हुए जब रूबरू, जिंदगानी की हकीकत से हुए जब रूबरू, ओढ़ कर चोला फकीरी का हरी को चुन लिया। ओढ़ कर चोला फकीरी का हरी को चुन लिया। तो जिंदगानी की हकीकत से जब व्यक्ति रूबरू हो जाता है, तो उसे पता चल जाता है कि ईश्वर के अलावा और ईश्वरत्व के अलावा दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिस पर बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देने की या जिसे हासिल करने की आवश्यकता है। और मैं क्या, जो भी व्यक्ति इस हकीकत को जान जाता है, वो फिर इन सारी चीजों को छोड़ करके वो उन्हीं चीजों में रम जाता है जिसमें समय मैं रमा हुआ हूँ। क्या बात है। वृंदावन के साथ आपका लगाव जो है, अभी रिसेंटली भी आप वहाँ गए, उसके बाद भी आप वहाँ जाकर कार्यक्रम करके लोगों को फिर से मुख्य धारा में जोड़ने का आप काम करने के लिए संकल्पित हैं, जैसा मुझे सूत्रों से जानकारी मिली। तो उसके लिए हम चाहेंगे कि आपको फिर से, जिस तरीके से रोहित शर्मा 2007 में आए और वर्ल्ड कप जिता करके फिर मेहनत करने के लिए गए, फिर 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी के माध्यम से एक नया हिटमैन हमें देखने को मिला। और जैसा कि सब लोग जानते भी हैं और हम सब लोग उससे अनभिज्ञ नहीं हैं, हम लोग तो आपके दिखाए हुए मार्ग में चले और अपने जीवन में वो सब पाने के लिए संकल्पित हुए जो आज कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका सानिध्य फिर से साहित्य के क्षेत्र में, मेरी व्यक्तिगत तौर पे एक प्रशंसक के नाते मैं चाहूँगा कि आप पुनः वापस आएंगे और बहुत बेहतरी के साथ नए युवाओं को सोशल मीडिया का सदुपयोग करना सिखाएंगे। साहित्य क्या है, उसको कैसे हमें आगे पहुंचाना है, उसके लिए आप काम करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप वो ज़रूर करेंगे। इतना बड़ा आपका व्यक्तित्व है, आप बहुत ही सहृदयता से हम सबको स्वीकार करते हैं, समय देते हैं। मैं चाहता हूं कि इस पॉडकास्ट को, चूँकि टू बी कंटिन्यूड है और बहुत सारे आपके मार्गदर्शन में हम लोग समाज के लिए, अध्यात्म के लिए, युवाओं के लिए संकल्पित हैं। मैं चाहता हूं कि 4 पंक्तियों के साथ कार्यक्रम जो पॉडकास्ट है इसको समापन की दिशा में हम ले जाएंगे। जी, मैं दीपक, बहुत अच्छी आपने बात कही है, और मैं जैसे शुरुआत मैंने जो है कविता के साथ में किया था, तो इसका मैं समापन भी जो 4 पंक्तियों से जो है कहता हूँ कि आज का हमारा जो यूथ है,
आज का हमारा जो युवा है वो छोटी-छोटी असफलताओं से जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है। जी, मैं बीच में थोड़ा-सा जी, क्योंकि जी। प्रेम के ऊपर तो एक पूरा एपिसोड ही हम लाने वाले हैं, मैं जी, जी। दर्शकों को बता दूँ। हुँ, हुँ। और बहुत सारी ऐसे आपके जीवन में घटनाएँ घटित हुई, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी, इतनी शोहरत के बाद, इतना वो करने के बाद बहुत कठिनाई भी आपने एक फेस था वो किया। हालाँकि आज तो आप तमाम लोगों को अवसर दे रहे हैं, हम सब लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं और बहुत लोगों को आप दे रहे हैं। उसमें हम स्पेशल मैं क्योंकि बहुत सारी फरमाइश थी, मुझे व्यक्तिगत मैसेज भी आ रहे हैं कि ये प्रश्न पूछिए, ऐसा पूछिए, तो ये संभव नहीं हो पाएगा इतना, आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा है। तो मैं इसलिए भैया चाह रहा था कि समापन अभी मैं समापन इन्हीं पंक्तियों से जो है करता हूँ कि जैसा मैंने बताया कि हमारा जो यूथ है वो चीज़ों को लेकर के जल्दी डिमोटिवेट हो जाता है, बड़ा निराश हो जाता है। जी, तो मैंने जो कुछ भी प्रेमानंद जी महाराज से जो सीखा, जी, जो भी मुझे सीख मिली उनको मैंने 4 पंक्तियों के माध्यम से कहने का कोशिश की है जी, और आप सब आपके जितने भी वॉइस ऑफ परिवर्तन के दर्शक हैं उनको भी ये पसंद आएगी। जी, मैंने कहा कि प्राण पितु का संभाला नहीं जा सका। श्री रामचंद्र जी ईश्वर थे क्या बात! लेकिन अपने पिता के प्राण नहीं बचा पाए। हुँ, तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, 4 पंक्तियों में आपको 3 युग दिखाता हूँ जी, कि प्राण पितु का संभाला नहीं जा सका, तीर खुद का निकाला नहीं जा सका, आप हम कैसे टालेंगे प्रारब्ध को, आप हम कैसे टालेंगे प्रारब्ध को, जब ये ईश्वर से टाला नहीं जा सका, जब ये ईश्वर से टाला नहीं जा सका। तो दीपक जी जो जी। तारक भी जो है चूँकि जी। जी, समापन से पहले मैं एक प्रश्न और हाँ, पूछना चाहूँगा, हाँ, हाँ। जो मेरा ट्रेडमार्क क्वेश्चन है, मैं आज जी, जी। इसी से प्रश्न पूछ लेता हूँ। जी। और गृहस्थ हो, सन्यासी हो या फिर वो युवा हो या फिर कोई बच्चा हो, बच्चे से तो मैं ये नहीं पूछूँगा, लेकिन मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा फिर से कि विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे ये तो जो है बड़ा आपने जो है और कठिन कविता सवाल के माध्यम से अगर आप कह देंगे नहीं, तो नहीं, नहीं, मैं ये इसको मैं कविता के ही माध्यम से जवाब दूँगा क्योंकि और ये इतना कठिन काम है कि इसके जवाब पर निर्भर करता है कि जो है मुझे आज के बाद भोजन जो है समय से मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। जी, तो मैंने कभी जो है मुझसे बहुत सारे लोग इस तरीके के चूँकि तुम अभी इस सुख से जो है वंचित हो, जी, तो मुझसे कई लोगों ने जो सवाल किया कि भैया जो है पत्नी को जो है समझा नहीं पा रहे हैं चूँकि बाकी और जो तुम्हारी टीम के जो मेंबर्स हैं लगभग जी। सभी शादीशुदा हैं। जी, तो मैंने कभी 4 पंक्तियाँ लिखी थी, वो 4 पंक्तियाँ जो है आपको सुनाता हूँ जी, कि क्यों गुमा में फूलते, किस खेत के तुम बीज हो। वाह! जब व्यक्ति कहता है कि पत्नी को नहीं समझा पा रहे हैं, तो हमेशा मैं उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए जो ये 4 पंक्तियाँ जो उसको सुनाता हूँ जी, कि क्यों गुमा में फूलते, किस खेत के तुम बीज हो, लांघी जा सकती कभी भी तुम वही दहलीज हो। क्यों गुमा में फूलते, किस खेत के तुम बीज हो, लांघी जा सकती कभी भी तुम वही दहलीज हो, और मत परेशान हो कि पत्नी को न समझा पा रहे, क्या बात है! मत परेशान हो कि पत्नी को न समझा पा रहे, शिव मना पाए सतीना तुम भला क्या चीज क्या हो। बात है! क्या बात तो जब जो है शिव जी जो है जी। वो नहीं समझा पाए तो हमारा आपका समझा पाना जो है वो बहुत कठिन काम है। बस ये समझ लीजिए कि एक गाड़ी की जो है 2 पहिए हैं जी। और एक भी पहिया अगर जो है डिसबैलेंस अगर हो जाएगा तो जी। आपकी जो चाहे जीवन की गाड़ी हो, चाहे गृहस्थी की गाड़ी हो, वो चल नहीं पाएगी। जी। तो इस वजह से आपका जो जवाब है कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो जी। वही है कि नहीं करने के भी अपने फ़ायदे हैं और करने के भी अपने फ़ायदे हैं। और जब समय आता है, जैसे मैंने बताया अभी कि प्रारब्ध को टाला नहीं जा सकता, जी। तो जब विधि ने जो चीज़ें रची होती है और जब उसका समय आ जाता है, जी। तो वो सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। जी। और मैं ये कोशिश करूँगा कि शादी के बाद जिस पीड़ा के दौर से मैं गुज़र रहा हूँ, जल्द ही जब वो तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो तुम आगे से इस तरीके का सवाल पूछना बंद कर दो। जी, जी, जी। तो आपने इतनी अच्छी बात कही है, प्रारब्ध की बात कही है और शिव की बात कही, तो मुझे और प्रारब्ध की बात में और विधान की बात तो कमल भैया को याद करते हुए मैं कह उन्होंने कहा कि विधि ने जो लिखा है विधान राम का ही है, गिलहरी के पीठ में निशान राम का यही है। और आपने कहा कि शिव सन्यासी भी ग्रस्त भी।
जी, जी। इसी के साथ आप देखते रहिए वॉइस ऑफ परिवर्तन और मैं दीपक सिंह मिस्टर परिवर्तन फिर एक नए एपिसोड के साथ जल्दी ही आपके बीच में आऊँगा। धन्यवाद। धन्यवाद।